हेलो बच्चे, दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पे आपका नाम होगा। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पे आपका नाम होगा। आपके कदमों में दुनिया का सलाम होगा। बस अपने हौसलों से कार्य को जारी रखना मेरे बच्चे। ये धीरू बाबा का दुआ है, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। ठीक है, तो बच्चे आज का जो हमारा सेशन है केस है। क्या है बच्चे? केस। केस का मीनिंग आप किसी भी बुक में जाकर देखोगे तो ये दिया रहता है कारक। क्या दिया रहता है बच्चे? कारक। और अगर किसी से पूछो कारक क्या है तो उसको आपको एक कहानी सुना देगा। कर्ता ने कर्म को कारक से, है कि नहीं, इस प्रकार से एक कहानी आपको सुना देगा। लेकिन कारक का क्या मीनिंग होता है नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि कारक जो है अपने आप में एक अर्थविहीन शब्द है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो मैं केस को समझाने के लिए आपके सामने केस का मीनिंग लाया हूं अवस्था। क्या पता बच्चे? अवस्था। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ना, इन द केस ऑफ मर्डर, यानी मर्डर वाली अवस्था। इन द केस ऑफ थेफ्ट, चोरी वाली अवस्था। तो यहां पे केस का क्या मीनिंग निकल के आ रहा बच्चे? अवस्था। क्या बच्चे? अवस्था। और केस का मीनिंग जब आप अवस्था देखोगे तो आपको केस अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चे, अब केस हमें पढ़ना क्यों है समझ लो। सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की जो अवस्था को बतलाएगा, सिचुएशन को बतलाएगा, उसे हम केस कहते हैं। यानी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन किस अवस्था में है ये बतलाने का कार्य कौन करता है? केस करता है। ठीक है बच्चे, है ना। अवस्था के दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से बच्चे? अवस्था के दृष्टिकोण से नाउन और प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। कितने होते बच्चे? 3 केस होते हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं। पहला है हमारा सब्जेक्टिव केस। क्या है बच्चे? सब्जेक्टिव केस। अब एक बात बताओ, अभी हमने बताया केस का क्या सेंस निकल रहा है बच्चे? अवस्था। क्या निकल रहा है? अवस्था। अब देखो बच्चे, सब्जेक्टिव जो है 2 शब्द से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट और प्लस ईव। सब्जेक्ट ईव का मतलब जानते हो, वाला या वाली, यानी सब्जेक्ट वाला अवस्था। ठीक है, यानी जब कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट के जगह पे आता है, तो उसे सब्जेक्ट वाली अवस्था अर्थात सब्जेक्टिव केस में समझते हैं। किसमें? सब्जेक्टिव केस में। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस भी केस तो रहेगा लेकिन इसको अलग करता है पजेसिव। पजेस प्लस ईव। पजेस का मीनिंग होता है अधिकार, ईव का मीनिंग होता है वाला, यानी अधिकार वाला। केस का मीनिंग क्या होता है बच्चे? अवस्था, यानी अधिकार वाला अवस्था या अधिकार वाली अवस्था। यानी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन यदि अधिकार बतलाने का कार्य करता है तो उसे हम अधिकार वाली अवस्था अर्थात पजेसिव केस में समझते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। देखेंगे बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस जो है ये 2 शब्द से मिलकर बना है ना। ऑब्जेक्टिव भी 2 शब्द से मिलकर बनता है बच्चे, ऑब्जेक्ट और प्लस ईव। ऑब्जेक्ट वाली केस का मीनिंग क्या होता है बच्चे? अवस्था, यानी ऑब्जेक्ट वाली अवस्था। यानी कहने का मेरा सेंस ये है बच्चे कि जब कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन किसी के कार्य से प्रभावित होता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट वाली अवस्था अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में समझते हैं। ठीक है बच्चे, अब आपने यहां तक देख लिया। अब मैं आपको सिंपल तरह से बता दूं कि वाक्य में नाउन या प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो उसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, और अगर किसी का अधिकार बतलाएगा या संबंध बतलाएगा तो उसे पजेसिव केस कहेंगे। ठीक है बच्चे, अब मैं इसे कोडिंग कर रहा हूं। सब्जेक्टिव केस को डिनोट करेंगे एस सी। एस का मीनिंग सब्जेक्टिव, सी का मीनिंग केस, यानी एसी यानी कि सब्जेक्टिव केस, पीसी यानी पजेसिव केस, ओसी यानी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है बच्चे, चलिए तो सब्जेक्टिव को हम समझ चुके हैं। सब्जेक्टिव केस
ठीक है, यानी जब कभी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन किसका कार्य करता है बच्चे, सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो उसे सब्जेक्ट वाली अवस्था अर्थात किस केस में समझते बच्चे, सब्जेक्टिव में समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे अशोका वाज ग्रेट, अशोका वाज ग्रेट, इसमें बताओ बच्चे अशोका किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, यानी वो कौन सा केस हुआ, सब्जेक्टिव केस। यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश में यू किसका काम कर रहा बच्चे, सब्जेक्ट का, यानी ये कौन सा केस हुआ, सब्जेक्टिव केस हुआ। ठीक है बच्चे, चलिए अब गौर से देखोगे तो ये अशोका जो है क्या है बच्चे, नाउन है, क्या है, नाउन है, और यू जो है वो क्या है बच्चे, प्रोनाउन है। ठीक है, तो नाउन हो या प्रोनाउन अगर काम करे सब्जेक्ट का तो उसे हम सब्जेक्टिव केस में समझते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चे पजेसिव केस। अभी अभी मैंने बताया पजेसिव दो शब्द से मिलकर बनता है, कितने शब्दों से बच्चे, दो शब्दों से मिलकर बनता है। चलिए पजेस प्लस ईव यानी अधिकार वाली, केस यानी अवस्था, अधिकार वाली अवस्था। ठीक है बच्चे, जब कभी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन किसी का अधिकार बतलाता है या संबंध को बतलाता है तो उसे हम पजेसिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, पजेसिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीताज फेस, सीता का चेहरा बहुत ब्यूटीफुल है। अब बताओ सीता का चेहरा, यहां पे आप देखोगे तो अधिकार को बताया जा रहा है, किसको बच्चे, अधिकार को। ये कौन सा केस हुआ, पसेसिव केस हुआ। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट है वाटर ऑफ द रिवर, नदी का पानी, नदी का पानी मीठा है। यहां पे नदी और पानी के बीच में क्या है, संबंध को बतला रहा है, इसलिए ये भी क्या है, पजेसिव केस है। अब बोलो सर पजेसिव तो अधिकार को बतलाता है, नहीं बच्चे, अधिकार को भी बतलाता है और संबंध को भी बतलाता है। ठीक है, अब बोलो सर नदी का पानी में संबंध कैसे है कि नहीं, तो आप समझ लो बच्चे, अधिकार जो है केवल सजीव का होता है, निर्जीव का नहीं। निर्जीव जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है, कोई मालिक नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला मोहन का कुत्ता, तो इसमें मोहन क्या है, सजीव है, तो ये मालिक हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं पंखा का तार, अब बताओ पंखा का तार में पंखा मालिक है या तार है, तो आप देखोगे पंखा के बिना तार किसी काम का नहीं है और तार के बिना पंखा किसी काम का नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, संबंधी है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अभी हमने बताया जो यानी नाउन या प्रोनाउन अगर यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो, द टीचर टीचेज मी, द टीचर टीचेज मी। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, टीचर, तो ये कौन सा केस हो गया, टीचर, सब्जेक्टिव केस है। और इसके पढ़ाने से प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मी पे, यानी मी कौन सा केस है बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, जो किसी के कार्य से प्रभावित हो वो कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। यानी अब आप मुझे बोलोगे सर हम कैसे पता करें, हम कैसे पता करें सर कि ये जो टीचर है वो सब्जेक्टिव केस है और जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो मैं सिंपल सी बात आपको समझाता हूं बच्चे, इंग्लिश जो है वो 3 वर्ड पे डिपेंड है, कौन कौन, एस, भी और ओ, है ना। एस का एस यानी सब्जेक्ट, भी यानी वर्ब, ओ यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, तो वर्ब के जो पहले होगा वो सब्जेक्ट होगा और वर्ब के जो बाद होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। यानी सब्जेक्ट का मतलब हो गया सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट का मीनिंग हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है बच्चे, तो अब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखेंगे बच्चे, आप लोगों को, आपको हमने प्रोनाउन पढ़ाया, ठीक है, तो प्रोनाउन का हमने आपको एक चार्ट लिखाया था, है ना, कि प्रोनाउन 3 केस
है ना, सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आई हमारा सब्जेक्टिव केस था, माई और माइन जो है हमारा पजेसिव केस था, और मी जो था वो ऑब्जेक्टिव केस था। ठीक है बच्चे, तो हमने आपको एक चार्ट लिखाया था, है ना, और हमने बोला भी था कि उसे समोसे की तरह, समोसा चाट की तरह एकदम बिल्कुल चाट जाना है, क्योंकि उसका यूज बहुत ज्यादा इंग्लिश में होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो प्रोनाउन का जो है, देखो नाउन प्रोनाउन तीनों को तीन अवस्था, नाउन और प्रोनाउन को भी तीन अवस्था में बांटा गया है ना। तो प्रोनाउन का तीनों केस रेडीमेड है बच्चे। रेडीमेड का यानी मतलब कि आपको उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है ना, सारा रेडीमेड आपको मिल गया। आप देख लो, अगर आप शर्ट लाते हो खरीद के रेडीमेड, तो उसमें पैकेट क्या अलग से लगाते हो? नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से प्रोनाउन के तीनों केस रेडीमेड बने बनाए आते हैं। सब्जेक्टिव कुछ और होगा, पजेसिव कुछ और होगा, और ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा। आपको उसे याद ही करना पड़ेगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्रोनाउन का जो बच्चे नहीं देखे हैं, वो प्रोनाउन का फर्स्ट लेक्चर जाकर देख ले, वहां पे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे देखो बच्चे, सब्जेक्टिव केस, आई कौन सा केस हुआ बच्चे? सब्जेक्टिव केस। माई और माइन कौन सा केस हुआ? पजेसिव केस। और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। उसी प्रकार से वी क्या है? सब्जेक्टिव केस। आवर, आवर्स क्या है? पजेसिव केस। और अस क्या है बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो प्रोनाउन का तीनों केस क्या होता है बच्चे? रेडीमेड होता है, बना बनाया होता है, आपको उसे याद कर लेना है। जो आपके प्रोनाउन का जो आपको नोट्स असाइनमेंट जो दिया गया होगा, उसके फर्स्ट पेज पे ही वो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए, हमने अभी बच्चे भी बताया कि प्रोनाउन के तीनों केस रेडीमेड होते हैं, लेकिन नाउन के दो केस सेम होते हैं। कौन, क्या बच्चे? नाउन के दो केस सेम होते हैं। कौन कौन देखेंगे? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। नाउन के दो केस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बच्चे? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? सेम होते हैं। नाउन के दो केस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी हमें नाउन का पजेसिव केस बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चे, नाउन के दो केस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बच्चे? सेम होते हैं। यानी नाउन सेम सब्जेक्ट के जगह पे भी आ सकता है और सेम ऑब्जेक्ट के जगह पे भी आ सकता है, लेकिन उसका हमें पजेसिव केस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम आगे देखेंगे। पहले हम यहां पे बात करते हैं कि नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे सेम है। यहां पे देखोगे बच्चे, राम लव्स सीता। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने अभी बताया आपको हमें किस कैसे देखना है, एस भी और ओ, यानी वर्ब के पहले जो है कौन सा केस होगा बच्चे? सब्जेक्टिव केस। वर्ब के जो बाद आएगा कौन सा केस होगा बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, चलिए, तो राम लव्स सीता में आप देखोगे बच्चे, राम जो है वो सब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब के पहले आया है, और सीता जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। यहीं पे आप देखोगे सीता यहां पे कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, और यहां पे राम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है बच्चे, तो अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, राम यहां पे जो है, राम जो है यहां पे सब्जेक्टिव भी है और राम यहां पे ऑब्जेक्टिव भी है। सीता यहां सब्जेक्टिव भी है और सीता यहां ऑब्जेक्टिव भी है। यानी क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? नाउन है, और नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पे आ सकता है। बस फर्क इतना है, अगर वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। आप देखो कैसे, आप अक्सर कहते हो ना कि हमने बुक में पढ़ा, हमने बुक में देखा। मैं अक्सर कहता हूं बच्चे, इंग्लिश जो है दुनिया में है, आपके मोहल्ले में है, मूवी में है, रास्ते पे है, बस उसे आप समझने की कोशिश तो करो। एक मूवी आया था, उसमें एक सॉन्ग था, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे।
क्या था बच्चे? दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब बात आप बताओ बच्चे, किसने कहा? दिल ने। किससे कहा? दिल से। कहने वाला कौन? दिल। जिसको कहा गया वो क्या? दिल। तो दिल यहां पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा, दिल यहां पे ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा, क्योंकि दिल क्या है? नाउन है। ठीक है बच्चे? तुम कहते हो हमने बुक में देखा था। समझ में आया? आप जब तक इंग्लिश को लॉजिकली नहीं पढ़ोगे बच्चे, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को समझना पड़ता है, उसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है बच्चे? चलिए, तो हमने अभी क्या सीखा? नाउन का दो केस सेम है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। हमें पजेसिव केस बनाना है। क्या बच्चे? पजेसिव केस। तो पजेसिव केस कैसे बनेगा? तो हमें पहले एक चीज समझना है ना? हमें, मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी में केवल मानव है जो सजीव है, और मानव के अलावा जो भी है वो सारे के सारे क्या है बच्चे? निर्जीव है। ठीक है? चलिए, तो पहले हम बात करते हैं सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव देखेंगे बच्चे। अगर मुझे अधिकार बतलाना है, नाउन का पजेसिव केस यूज करना है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि बात हम सजीव का कर रहे हैं या बात निर्जीव का कर रहे हैं। ठीक है बच्चे? चलो, है ना? और अभी मैंने बताया कि अंग्रेजी में केवल मानव सजीव और बाकी सब क्या है? निर्जीव है। ठीक है? चलिए, तो अगर मुझे सजीव का अधिकार दर्शाना है बच्चे, तो हमें अपस्ट्रॉफ एस का यूज करना है। किसका? अपस्ट्रॉफ एस का। और अगर निर्जीव का अधिकार दर्शाना है तो हमें ऑफ का यूज करना होता है। ठीक है बच्चे? चलिए, है ना? देखो, यदि सजीव का अधिकार दर्शाना हो तो सबसे पहले हमें सजीव का नाम लिखना होता है। किसका बच्चे? सजीव का नाम लिखना होता है। अगर जैसे मैंने बोला रानी की घर उजली है। रानी की घर उजली है। ठीक है? चलो, तो बताओ बच्चे, रानी सजीव है या निर्जीव है? तो बोलोगे सर रानी तो सजीव है। तो रानी अगर सजीव का अधिकार बतला रहे हैं, रानी की घर, है ना? तो सबसे पहले हमें सजीव का नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे? रानी। उसके बाद आप बताओ, सजीव का अधिकार दर्शाने के लिए एस यूज करना है या ऑफ यूज करना है? तो बोलोगे सर अपस्ट्रॉफ एस लगाना है, तो अपस्ट्रॉफ एस। उसके बाद उसका नाम लिखेंगे जिस पे हम अधिकार बता रहे हैं। तो रानी का अधिकार किस पे बता रहे हैं बच्चे? घर पे। तो घर का अंग्रेजी क्या होगा? हाउस हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो आपने क्या सीखा? अगर मुझे सजीव का अधिकार दर्शाना है तो सबसे पहले सजीव का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपस्ट्रॉफ एस का साइन लगाना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है जिस पे हम अधिकार बता रहे हैं। ठीक है बच्चे? चलो, अब यहां पे देखो, आपके सामने दो सेंटेंस है। मोहन की कार पुरानी है। अब बताओ, मोहन की कार। अब बताओ बच्चे, मोहन का अधिकार हमने कार पे बताया कि नहीं बताया? लेकिन मोहन है क्या? सजीव है। तो सबसे पहले उसका नाम लिखना है जिसका हम अधिकार बता रहे हैं। किसका? तो मोहन का। तो पहले हमने क्या लिखा? मोहन। अब सजीव का अधिकार बताने के लिए उसके बाद क्या लिखना है हमें? अपस्ट्रॉफ एस। तो हमने क्या लिखा बच्चे? अपस्ट्रॉफ एस लगाया। उसके बाद हमें उसका नाम लिखना है जिस पर अधिकार बता रहे हैं। तो मोहन का अधिकार बच्चे किस पे बता रहे हैं? कार पे। तो कार लिख दिया। ठीक है बच्चे? अब ये इसके अकॉर्डिंग हमको यहां पे वर्ब लगाना है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। और प्लुरल है तो वर्ब क्या लगेगा? प्लुरल। तो हो जाएगा इज ओल्ड। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, कहता है सीता की बिल्ली काली है। अब बताओ बुआ, सीता की बिल्ली अधिकार बताया कि नहीं बताया? बताया। लेकिन सीता सजीव है कि निर्जीव है? तो आप बोलोगे सर सीता तो सजीव है। तो सजीव का अधिकार दर्शाने के लिए सबसे पहले मानव का नाम लिखेंगे। क्या लिखे हो? सीता।
उसके बाद उसका ना सॉरी उसके बाद हमें अपस्टॉप एस का यूज करना है, तो हो गया सीताज। उसके बाद उसका नाम जिस पे अधिकार बता रहे हैं, किस पे बता रहे बच्चे, बिल्ली पे, यानी कैट इज ब्लैक। ठीक है, चलिए तो हमने बताया अगर सजीव का अधिकार बतलाना है तो पजेसिव केस को कैसे यूज करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्जीव के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए बच्चे, अब यह हम बात करेंगे निर्जीव के बारे में। चलिए बच्चे देखिए, जब मुझे निर्जीव का अधिकार दर्शाना है तो सबसे पहले हमें द लिखना है। क्या लिखना बच्चे, द लिखना है। उसके बाद उसका नाम लिखना है जिस पे अधिकार बता रहे हैं, जिस पे अधिकार बता रहे हैं। उसके बाद ऑफ लिखना है। क्या लिखना है, ऑफ। उसके बाद उसका नाम लिखना है जिसका अधिकार बता रहे हैं, जिसका अधिकार बता रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलो इसी चीज को हमने क्या दिया यहां पे, है ना, हमने थ्योरी में दे दिया, जो बच्चे आप लोग देख लेंगे। देखो, पंखा का तार, पंखा का तार। अब बच्चे एक बात बताओ, यहां भी तो अधिकार बता रहे हैं ना, पंखा का तार, लेकिन ये बताओ पंखा सजीव है कि निर्जीव है, तो बोलोगे सर पंखा तो निर्जीव है। तो निर्जीव का जब अधिकार दर्शाना है बच्चे, तो सबसे पहले आपको द लिखना है। क्या लिखना है बच्चे, सबसे पहले द लिखना है। उसके बाद उसका नाम लिखना है जिस पर हम अधिकार बता रहे हैं। तो पंखा का अधिकार किस पे बता रहे हैं बच्चे, तार पे। तो तार का अंग्रेजी क्या होता है, वायर। ठीक है, और हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि जब निर्जीव का अधिकार दर्शाना होता है तो हम ऑफ का यूज करते हैं। किसका बच्चे, ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने यहां पे क्या लिखा, ऑफ लिख दिया। उसके बाद उसका नाम लिखना है जिसका हम अधिकार बता रहे हैं। तो किसका अधिकार बता रहे बच्चे, पंखा का। तो हो गया द फैन। क्या हो गया बच्चे, द फैन। ठीक है, अब बोलोगे सर यहां पे हमें वर्ब क्या लगाना है, तो एक बात हमेशा माइंड में रखेंगे, ये जो ऑफ दिख रहा है बच्चे, ऑफ के पहले जो भी नाउन है, ऑफ के पहले जो भी नाउन है वो डिसाइड करेगा कि यहां पे वर्ब क्या लगेगा। अगर इसके पहले सिंगुलर है तो वर्ब लगेगा सिंगुलर, प्लुरल है तो वर्ब लगेगा प्लुरल। तो वायर सिंगुलर है, इसलिए यहां पे हो जाएगा इज ओल्ड। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट है नदी का पानी मीठा है। बताओ नदी का पानी, अब बताओ बच्चे नदी का पानी, नदी सजीव है कि निर्जीव है, तो बोलोगे सर नदी तो निर्जीव है। ठीक है, तो निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है बच्चे, द। तो हमने क्या लिखा, द। उसके बाद उसका नाम लिखना है जिस पर हम अधिकार बता रहे हैं। तो नदी का अधिकार किस पे बता रहे बच्चे, पानी पे। तो पानी का अंग्रेजी क्या हो गया बच्चे, वाटर। ठीक है, चलिए उसके बाद निर्जीव के लिए क्या लगाना है, ऑफ। उसके बाद उसका नाम लिखना है जिसका हम अधिकार बता रहे हैं। तो पानी पे किसका अधिकार बता रहे हैं, नदी का। तो हो गया द रिवर। ठीक है बच्चे, अब देखना है ऑफ के पहले नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लुरल है। तो वाटर जो है बच्चे वो मैटेरियल नाउन है। क्या है, मैटेरियल नाउन है। और हमने आपको मैटेरियल नाउन में रूल पढ़ा दिया है कि मैटेरियल नाउन सिंगुलर है, वर्ब क्या लेगा बच्चे, सिंगुलर लेगा। इसलिए हमारा आंसर हो गया इज स्वीट। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी अच्छे से इंग्लिश को सीख सके। धन्यवाद।